एआई की क्रांति तो आ चुकी है, चारों तरफ इसी की बात हो रही है, पर सवाल ये है कि ये जा कहाँ रही है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? आज में नहीं, बल्कि पिछले 100 सालों के इतिहास में छिपे एक पैटर्न में। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इस एआई की दौड़ में जीतेगा कौन? क्या वो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां होंगी, या फिर वो नए नए स्टार्टअप्स जो हर रोज आ रहे हैं, या कोई और ही बाजी मार जाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें भविष्य में देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें थोड़ा पीछे अपने इतिहास में झांकना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि एआई का भविष्य अगर हम गौर से देखें ना, तो वो पहले की टेक्नोलॉजी क्रांतियों में ही लिखा जा चुका है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर इतिहास हमें एआई के भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है। देखिए, एक बात समझनी होगी, ये जो एआई की क्रांति है, ये जितनी हमें नई और अनोखी लग रही है ना, असल में उतनी है नहीं। ये तो एक बहुत ही जाने पहचाने रास्ते पर चल रही है। एक ऐसा पैटर्न जो हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में बार बार दोहराया गया है। और इस पैटर्न को समझने की चाबी वो छिपी है एक फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं 3 चरणों वाली सुपर साइकिल। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये सुपर साइकिल आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक प्रिडिक्टेबल साइकिल है जो हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी शुरुआत हमेशा एक नए रिसोर्स को खोजने और उसे बिल्कुल सस्ता बनाने से होती है, और इसका अंत तब होता है जब पूरा का पूरा मार्केट उस टेक्नोलॉजी से, कह सकते हैं, भर जाता है। अब इस साइकिल के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव फेज, मतलब वो दौर जहां रिसोर्स को सस्ता और सबके लिए आसान बनाया जाता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेज, यहाँ पर उस सस्ते रिसोर्स का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें, नए नए एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। और आखिर में आता है डिस्ट्रक्टिव फेज। इसमें मार्केट में इतनी सारी कंपनियां आ जाती हैं कि बस होड़ मच जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बस थ्योरी है ना? तो इस फ्रेमवर्क को साबित करने के लिए चलिए इतिहास के 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं, तेल और सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं तेल के सुपर साइकिल की। इसकी शुरुआत हुई 1901 में। ये था इसका एक्सट्रैक्टिव फेज, जब कंपनियों ने तेल निकालने और उससे रिफाइन करने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। फिर आया 1920 का दशक। तेल अब सस्ता हो चुका था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज शुरू हुआ और अचानक से कारों का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होने लगा। और आखिर में 1960 के दशक तक ओपेक बन गया, मार्केट पूरी तरह भर गया और डिस्ट्रक्टिव फेज ने दस्तक दे दी। तो सवाल ये है कि इस साइकिल में जीता कौन? देखिए, एक्सट्रैक्टिव फेज में पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, जैसे कि रॉकफेलर। लेकिन जो असली दौलत थी ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में बनी, जब हेनरी फोर्ड जैसे लोगों ने उस सस्ते तेल का इस्तेमाल करके गाड़ियां बनाई। मतलब जो वैल्यू थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से शिफ्ट होकर एप्लीकेशन की तरफ चली गई। अब यही पैटर्न देखते हैं सीपीयू सुपर साइकिल में। 1987 के आसपास शुरू हुआ इसका एक्सट्रैक्टिव फेज, जब इंटेल और एएमडी जैसी कंपनियों ने सेमीकंडक्टर्स को सस्ता और पावरफुल बना दिया। फिर आया 90s का दशक। पीसी बूम के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव फेज आ गया। और 2010 आते आते जब हर सॉफ्टवेयर कैटेगरी में एकदम भीड़ लग गई, तब डिस्ट्रक्टिव फेज शुरू हो गया। और यहां भी विजेता कौन थे? बिल्कुल वही पैटर्न। एक्सट्रैक्टिव फेज में इंटेल और एएमडी जैसी चिप मेकर कंपनियां जीती। लेकिन एक बार फिर जो असली और बड़ा पैसा था, वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चिप्स के ऊपर एप्लीकेशंस बनाए। एक बार फिर वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से एप्लीकेशन की ओर शिफ्ट हो गई। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। और जैसे ही ये पैटर्न समझ में आ जाता है ना, एआई का भविष्य बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो अब चलिए इतिहास के इसी चश्मे से आज को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि एआई इस सुपर साइकिल में आखिर कहाँ फिट बैठता है। तो हम अभी कहाँ हैं? हम अभी एआई सुपर साइकिल के बिल्कुल शुरुआती यानी एक्सट्रैक्टिव फेज में हैं। और इस बार का जो तेल है ना, वो है इंटेलिजेंस। एनविडिया, ओपन एआई जैसी कंपनियां ये सब अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इंटेलिजेंस को सस्ता और सबके लिए आसान बनाया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉकफेलर ने तेल के साथ किया था। और इसके सबूत? अरे आंकड़े तो चीख चीख कर यही कहानी कह रहे हैं। अकेले 2024 में एआई में $250 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है।
और ये सोचिए, एनवीडिया की मार्केट कैप सिर्फ 96 दिनों में 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई। मतलब ये फेज पूरी तरह से बस उस बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के बारे में है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम पहले से ही अगले फेज यानी डिस्ट्रीब्यूटिव फेज की तरफ बढ़ने के इशारे देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई से 10 अरब डॉलर का रेवेन्यू बना रहा है। ओपन एआई जैसी कंपनियों से उनकी कोर टीमें निकलकर नई चीजें बना रही हैं। और तो और, एआई मॉडल्स खुद एक कमोडिटी बनते जा रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज जो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। और ये सब हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर ले आता है। अगर हम वाकई डिस्ट्रीब्यूटिव फेज की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर अगला बड़ा विनर कौन होगा? तो इतिहास को ध्यान में रखते हुए असली विजेता कौन होने वाला है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एप्स। जी हाँ, एआई एप्लीकेशंस। असली विनर वो कंपनियां होंगी जो किसी खास काम के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगी। सोचिए, एआई डॉक्टर्स, एआई असिस्टेंट्स, एआई को-पायलट्स। जो कंपनियां एआई को सही तरीके से ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, वही सबसे ज्यादा वैल्यू कैप्चर करेंगी। सिर्फ मॉडल बनाने वाली कंपनियां नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंटेल कभी सॉफ्टवेयर की वैल्यू को नहीं पकड़ पाया था। और इतिहास हमें ये भी बताता है कि ये साइकिल खुद को दोहराएगा। एक दिन एआई का बाजार भी पूरी तरह भर जाएगा और तब हम डिस्ट्रक्टिव फेज देखेंगे। और उस वक्त वैल्यू एआई से हटकर किसी अगली बड़ी चीज, अगली बड़ी इनोवेशन की तरफ चली जाएगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा, तो एआई के बाद अगला सुपर साइकिल किस चीज का होगा?